सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज से डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां भारतीय संविधान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। और बाबा साहब के ही शब्दों में बाबा साहब स्वयं यहाँ पर जिक्र करते हैं किस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और संविधान की जो मसौदा समिति है, मसौदा समिति में आखिर कौन कौन सदस्य बनते हैं, मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन बनाया जाता है। बाबा साहब को यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र के जवाब में बाबा साहब क्या कुछ जवाब देते हैं, वो जवाब भी आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने वाले हैं। किस तरह संविधान प्रक्रिया शुरू होती है। यदि आपकी दिलचस्पी इस बात में है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ी है, कैसे शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप से आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप मिस नहीं करेंगे, पूरा वीडियो जरूर वॉच करेंगे। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, संविधान के तहत अगर कुछ गलत बातें होती हैं तो जिम्मेदारी संविधान की नहीं, मनुष्य की धूर्तता की होगी। ये बात बाबा साहब कहते हैं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, इसी विषय के अंतर्गत पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, पेज नंबर प्रथम भाग पेज नंबर 84 से लेकर 87 तक, और इस विषय के अंतर्गत 7 भागों में भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और बाबा साहब के एक स्पीच भी होता है, उस स्पीच को इन 7 भागों में ब्रेक किया गया। आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। हमारा आज से बस अनुरोध ये रहेगा कि आज अगर पहला भाग आप वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप प्रतिबद्धता के साथ बचे हुए अन्य भाग भी जरूर देखते रहिए सुबह 5 बजे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश ठीक करेक्ट टाइम 5 बजे सुबह आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन। 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा में आयुष्मान सत्यनारायण सिन्हा द्वारा निम्नलिखित 7 सदस्यों की मसौदा समिति गठित करने के बारे में प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सभा द्वारा मंजूर कर लिया गया। प्रस्ताव में सम्मिलित 7 सदस्यों के नाम क्या है, अब हम आपके समक्ष एक एक कर रख रहे हैं। पहला नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दूसरा नाम है, सम्मानित साथियों, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। चौथा नाम है KM मुंशी का। पांचवा नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला का, और छठा नाम है BL मित्तल का। सातवां नाम DP खेतान का है। ये 7 सदस्य थे सम्मानित साथियों प्रारूप समिति में। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब नामित किया गया। 30 अगस्त 1947 के दिन डॉक्टर अंबेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर सर्वसम्मति से चुना गया। इस समिति की पहली बैठक 27 अक्टूबर 1947 को हुई। इस दरमियान के 2 महीने के समय में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पत्र मसौदा समिति के नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मिला। इस पत्र को बैठक में प्रस्तुत किया गया। उस पत्र में कहा गया था कि संविधान समिति की बैठक दिसंबर माह के मध्य में होने के कारण राव के ड्राफ्ट का सभी सदस्यों में वितरण किया जाए। इस पर डॉक्टर अंबेडकर के साथ सभी सदस्य अन्य सदस्यों ने अपनी राय दर्ज की कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ड्राफ्ट और उप समितियों की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर संविधान का नया मसौदा बनाना है। इस दरमियान अर्थात 30 अगस्त 1947 के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कार्यालय द्वारा बनाए गए मसौदे की सभी धाराओं का निरीक्षण कर अपनी शब्द रचना वाली धाराएं बनाई थीं। यानी कि बाबा साहब ने एक एक धारा की रचना स्वयं की थी। ये यहाँ स्पष्ट हो रहा सम्मानित साथियों। 27 अक्टूबर 1947 से संविधान सलाहकार के द्वारा
कार्यालय द्वारा तैयार किए गए मसौदे तथा उसकी धाराओं पर विचार और बहस हुआ। उसमें कौन सी धाराएं बदलनी होंगी, कौन सी धारा को बढ़ाना होगा, किसकी शब्द रचना को बदलना होगा आदि मसलों पर फुर्ती से निर्णय लिए गए। संविधान सभा के सामने मसौदा प्रस्तुत करते हुए मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मसौदे से संबंधित एक पत्र भी दिया था। उसमें उन्होंने मसौदा समिति की भूमिका स्पष्ट की थी। पत्र इस तरह से था। पत्र में क्या कुछ लिखते हैं ये बहुत दिलचस्प रहेगा जानना। नई दिल्ली 21 फरवरी 1948 को पत्र लिखते हैं बाबा साहब। प्रति सम्माननीय अध्यक्ष भारतीय संविधान सभा नई दिल्ली। प्रिय महोदय, संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 के दिन पारित किए गए प्रस्ताव के अनुसार नियुक्त किए गए मसौदा समिति के द्वारा तैयार किया गया भारत का नया संविधान मसौदा समिति की ओर से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। नया संविधान यहाँ बाबा साहब प्रस्तुत कर रहे हैं मसौदा समिति की ओर से। और अब आप देखिए क्या कुछ है नया संविधान भारत का। समिति के सदस्यों की ओर से भले मुझे हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया हो, समिति की हर सभा में सभी सदस्य उपस्थित नहीं रहा करते थे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। मसौदा समिति के 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में बाबा साहब कहते हैं समिति की हर सभा में सभी सदस्य उपस्थित नहीं रहा करते थे, लेकिन जिन सभाओं में निर्णय लिए गए उस हर सभा में आवश्यक सदस्य संख्या यानी कि बहुमत के आधार पर कह सकते हैं उपस्थिति हुआ करती थी और निर्णय एक मत से अथवा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाते। मसौदा तैयार करते हुए संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णयों की अथवा संविधान सभा द्वारा नियुक्त की गई समितियों के निर्णयों पर मसौदा समिति द्वारा अमल किए जाने की उम्मीद थी। मसौदा समिति ने जहां तक संभव हो इसका पालन करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ मामलों में मसौदा समिति को लगा कि बदलाव करना जरूरी है। इस प्रकार किए गए सभी बदलाव अधोरेखांकित कर अथवा बदले हुए हिस्से के पास अलग से जिक्र कर बताए गए हैं। हर परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए अलग से टिप्पणी देने के एहतियात भी मसौदा समिति द्वारा लिए गए हैं, लेकिन विषय का महत्व ध्यान में रखते हुए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की ओर आपका और संविधान सभा का ध्यान दिलाना योग्य होगा, ऐसा मुझे लगता है। सम्मानित साथियों, अब हम आपको बता दें किन किन शब्दों में बाबा साहब यहाँ बदलाव करते हैं, मसौदा समिति बदलाव करती है। तो आइए, जहाँ पर बदलाव की स्थिति बनी वो यहाँ जिक्र किया गया। तो सबसे पहला जो बदलाव की स्थिति हुई, उद्देश्य पत्रिका जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत लक्ष्य प्रस्ताव उद्घोषित करता है कि भारत एक सार्वभौम स्वतंत्र गणराज्य होगा। तब बाबा साहब यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या बदलाव की आवश्यकता जताते हैं, वो यहाँ पर लिखते हैं। कहते हैं मसौदा समिति द्वारा सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य शब्द समूह स्वीकृत किया गया है। क्योंकि सार्वभौम शब्द में ही स्वतंत्रता अंतर्निहित है, इसलिए स्वतंत्र शब्द जोड़ने से अधिक कुछ हासिल होगा नहीं, ऐसा नहीं लगता। कुछ हासिल होगा ऐसा नहीं लगता। भारतीय प्रजासत्तात्मक गणराज्य और ब्रिटिश राज संघ के बीच के संबंधों का सवाल आगे चलकर हल करना है। लक्ष्य से संबंधित प्रस्ताव में शामिल न होते हुए भी समिति द्वारा बंधुत्व के परिच्छेद को लक्ष्य वाले परिच्छेद में समाविष्ट किया गया है। बंधुत्व और शुभकामनाओं की आज भारत को जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी और नए संविधान में इस विशेष लक्ष्य का उद्देश्य पत्रिका में खास जिक्र करते हुए उस पर विशेष जोर देने की जरूरत समिति को लगी है। अन्य मामलों में उद्देश्य पत्रिका का लक्ष्य तथा उसकी भाषा भी शामिल करने की समिति द्वारा कोशिश की गई है। धारा 1 में क्या बदलाव किया गया, आइए उसको भी देखते हैं। भारत का वर्णन, मसौदे के पहले अनुच्छेद में भारत का वर्णन संघ राज्य यूनियन ऑफ स्टेट्स इस प्रकार किया गया है। संघ राज्य के घटकों को आज राज्यपाल के प्रांत या मुख्य आयुक्त के प्रांत या भारत के संस्थानों के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन समान जिक्र हो इसलिए नए संविधान में उनका जिक्र राज्य के तौर पर करना समिति को अधिक युक्त लगता है। बेशक नए संविधान में कुछ घटकों में फर्क रहेगा,
और इस फर्क को स्पष्ट करने के लिए समिति ने राज्यों को 3 हिस्सों में बांटा है। पहली सूची के भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 में शामिल हिस्से की नई व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल के प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत और भारतीय संस्थान होंगे। समिति ने फेडरेशन की जगह संघ राज्य शब्द का प्रयोग किया है। नाम से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी समिति ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 के उद्देश्य पत्रिका की भाषा को प्रधानता दी है और संविधान की तरह रचना भले फेडरेशन की हो, फिर भी सोचा यही है कि भारत का वर्णन संघ राज्य के तौर पर करना ही लाभदायक होगा। अनुच्छेद 5 और 6 में नागरिकता के बारे में बाबा साहब ने बहुत विस्तार से यहाँ बदलाव करने की सोची है। समिति ने संघ राज्य के नागरिकत्व के बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक और विस्तृत विचार विमर्श किया है। समिति ने सोचा कि संघ राज्य निर्माण के समय संघ राज्य नागरिकता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के भौगोलिक दृष्टिकोण से जन्म अथवा वंश अथवा स्थायी निवास का आधार आवश्यक होगा। इस प्रमाण के बगैर वह कानूनन अस्वीकार किया जाएगा। भारतीय भूमि के साथ इस प्रकार का कोई भी संबंध न होने वाले व्यक्ति अगर भारत के साथ एक निष्ठा की शपथ लें तो उन्हें नागरिकता प्रदान करने को लेकर समिति आश्वस्त नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे देश भी इसी प्रकार की व्यवस्था को लागू करेंगे तो कई लोग होंगे जो हमारे संघ राज्य में पैदा हुए, यही उनका स्थायी निवास होगा और उनकी निष्ठा किसी विदेश के साथ बंधी होगी। पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में भारत में स्थानांतरित हुए लोगों की ज़रूरतों के बारे में समिति ने सोचा है और उनके निवास और उनकी नागरिकता की प्राप्ति के लिए खास आसान पद्धति का अवलंब किया गया है। वे या उनके माता पिता में से कोई एक या उनके दादा दादी में से कोई एक भारत अथवा पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये मानकर उन्हें आगे बताई गई बातों पर अमल करना होगा। नागरिकता के लिए क्या जरूरी है, ये बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि भारत के जिला मजिस्ट्रेट के सामने भारत में रहने की इच्छा प्रकट करने से पहले कम से कम 1 महीने तक भारत में रहना, ये 2 बिंदुओं पर जो गौर करेगा वो भारतीय नागरिक बन जाएगा। अनुच्छेद 7 से 27 तक में क्या कुछ नया परिवर्तन बाबा साहब करना चाहते हैं। मौलिक अधिकार और उनकी सीमाओं के बारे में जहां तक संभव हो स्पष्टता के साथ विचार रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि न्यायालयों को उनके आधार पर न्याय देना होगा। संघ राज्य के राष्ट्रपति के अधिकार क्या होंगे, क्या बदलाव किया गया। भारतीय राज्य और अन्य घटकों के राज्यकर्ताओं के प्रति कोई दुर्भावना मन में ना पालते हुए समिति ने सोचा है कि मृत्यु दंड की सुनाई गई सजा को मुलतवी करने, माफ करने या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास रहना उचित होगा। अनुच्छेद 278 क्या कुछ चेंज। कुछ विशेष स्थितियों में संविधान में कुछ विशेष प्रबंध स्थगित कर राज्यपाल को घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार नए संविधान के तहत दिया गया है। ये काम वे केवल 2 हफ्तों की अवधि तक कर सकते हैं और उनके लिए आवश्यक होगा कि वे इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजें। रिपोर्ट पाने के बाद राष्ट्रपति उस घोषणा पत्र को रद्द कर सकते हैं अथवा अपना नया घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। परिणामतः राज्य कार्यकारिणी की जगह केंद्रीय कार्यकारिणी की सत्ता जारी होगी। घोषणा पत्र में दर्ज किए गए समय के लिए राज्य के अधिकार वाले प्रदेश पर केंद्र की सत्ता शुरू होगी। 1935 के कानून के अंतर्गत अनुच्छेद 93 की प्रशासन पद्धति की जगह ये व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य साथियों, आगे क्या कुछ बाबा साहब पत्र अभी अधूरा है, आगे क्या कुछ लिखते हैं बहुत विस्तार से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अनुच्छेद हमने 278 तक आपको बताया है। इसके बाद अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 67 है, अनुच्छेद 63 और 151 है, 107, 200 है, अनुच्छेद 131 है। अरे बहुत सारे अनुच्छेद जिनमें बाबा साहब ने बहुत विस्तार से यहाँ पर संविधान निर्माण में अपना समय दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर अगले भाग में उपस्थित होंगे। अगले 6 भाग अभी बाकी हैं। पहला भाग आज आपने बहुत गौर से सुना है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारा आपसे पुनः निवेदन है कि आप ये 7 भाग जो हैं भारतीय संविधान निर्माण के संबंध में
बाबा साहब के ही, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बांग में जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसी माध्यम से हम लेकर उपस्थित हुए हैं आप तक, और बचे हुए भागों को भी लेकर उपस्थित होंगे समय समय पर। तो ऐसे में लगातार ये आप जुड़े रहिए आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में और देखते रहिए भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया इस अंबेडकर संदेश के माध्यम से। आज का पहला प्रश्न, 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा में कितने और सम्मिलित सदस्यों का नाम क्या था? ये पहला प्रश्न है। 30 अगस्त एवं 27 अक्टूबर 1947 को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से क्या चुना गया? यानी कि आपको बताना है कि बाबा साहब को 30 अगस्त 1947 को बाबा साहब को किस पद पर चयनित किया गया, मनोनीत किया गया सर्वसम्मति से, ये आपको बताना है बहुत सरल भाषा में। आज का पहला प्रश्न यहाँ, दोनों प्रश्न यहाँ पे समाप्त है। दोनों में से किसी एक का आप जवाब दे सकते हैं, दोनों का देंगे तो और अच्छा रहेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।